नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर बिहार। मैं हूं आपके साथ प्रीति नेगी। बिहार में एक बार फिर से लॉकडाउन लगाने की तैयारी चल रही है। माना जा रहा है कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार पूरे सूबे में लॉकडाउन लगाने का फैसला ले सकती है और इसी को लेकर मुख्य सचिव ने मंगलवार को अहम बैठक बुलाई है। इस बैठक के बाद ही फैसला लिया जाएगा कि बिहार में लॉकडाउन लगाया जाए या नहीं। दरअसल पिछले 2 दिनों से हर रोज 1000 के करीब संक्रमित की पहचान हो रही है। ऐसे में सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि लॉकडाउन को फिर से लगाया जाए। लॉकडाउन लगाने से पहले सभी विभाग के अधिकारियों से बात की जाएगी। जिला अधिकारियों से कोरोना संक्रमण की रिपोर्ट ली जाएगी और इस पर समीक्षा के बाद आखिरी फैसला लिया जाएगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और इसी के साथ ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता नवजीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नवजीत, जिस तरीके से हम लगातार देख रहे हैं किस तरीके से कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, कोरोना वायरस लोगों को अपनी जद में ले रहा है और साफ तौर पर जिस तरीके से कल बैठक बुलाई गई है, क्या लगता है इसमें क्या कुछ हो सकता है? एक बार क्या फिर बिहार में लॉकडाउन लग सकता है? देखिए, पूरी उम्मीद की जानी चाहिए कि कहीं न कहीं वो जो लॉकडाउन वाली बात होगी, लॉकडाउन होगा, क्योंकि ऑलरेडी पहले ही करीब दर्जन भर से अधिक जिलों में एक तरीके से लॉकडाउन है। लेकिन देखना होगा कि क्या ये जो लॉकडाउन है बिहार सरकार का, वो पूर्ण लॉकडाउन होता है या फिर आंशिक रूप से जिस तरीके से जो अभी लॉकडाउन चल रहा है कि जितने सारे वर्क्स डिपार्टमेंट है या फिर मनरेगा हो, अन्य तरह का जो योजना है उसमें काम हो रहे हैं, दुकान सुबह और शाम में खोले जा रहे हैं। तो जो अगला लॉकडाउन होगा वो किस तरीके से होगा? वजह साफ है कि जो कोरोना संक्रमण है वो काफी संख्या में बढ़ रही है। जिस तरीके से मुख्य सचिव ने ये बैठक बुलाई है मंगलवार को, यानी कि कल ये बैठक होनी है, तो कितने बजे ये बैठक शुरू होगी और कौन कौन इस बैठक में शामिल होंगे? क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? देखिए, आपदा एक क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक कहलाती है, वो सुबह 11 बजे बुलाई गई है। मुख्य सचिव के अलावा जो तमाम विभाग के अधिकारी होते हैं वो रहेंगे, जिलों से डीएम जुड़े रहेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे, आपदा प्रबंधन विभाग रहेंगे। तो जो तमाम जो विभाग हैं, आपदा विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो, तमाम विभाग के अधिकारी एक समीक्षा करेंगे किस तरीके से किस तरह से कोरोना है वो फैल रहा है, कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है। तो कहीं न कहीं एक पॉजिटिव साइन है। मुख्य सचिव से जो बात हुई है, उन्होंने एक तरीके से संकेत दिए हैं कि बिहार सरकार है वो लॉकडाउन पे जाएगी, क्योंकि जो संक्रमण बढ़ रहा है उसको रोकना है। हर दिन 10,000 के लगभग। बिल्कुल नवजीत, संक्रमण को रोकना है और ऐसे में ये देखना अहम होगा कल क्या कुछ फैसला लिया जाता है। क्या एक बार फिर से बिहार में लॉकडाउन लगता है या नहीं, ये कल जब मीटिंग होगी उसके बाद साफ हो पाएगा। आप हमारे साथ बने रहिए, लौटूंगी आपके पास। आपको बता दें कि बिहार के मुख्य सचिव के दफ्तर पहुंचा कोरोना का डंक। जी हां, दरअसल मुख्य सचिव के सेल से जुड़े 5 कर्मी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। सभी में कोरोना के लक्षण हैं। कोरोना पॉजिटिव सभी 5 स्टाफ को होम क्वारंटीन में रखा गया है। इसके अलावा मुख्य सचिव के दफ्तर के 33 कर्मियों का सैंपल भी लिया गया है। कुछ दिन पहले मुख्य सचिव का भी कोरोना टेस्ट हुआ था। नवजीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नवजीत, जिस तरीके से हम देख रहे हैं अब यहाँ पर भी कोरोना की दहशत पहुंच चुकी है, जरा क्या कुछ स्टेटस है, क्या कुछ अपडेट है, जरा बताइए। देखिए, आज पुराना सचिवालय में मुख्य सचिव का सेल में जो रैपिड जो किट है उससे सैंपल उठाया गया और आधे घंटे के दौरान जांच रिपोर्ट है वो दिया गया। ये अलग बात है कि अब तक कुछ दिन पहले तक 7 दिन या 6 दिनों में रिपोर्ट आ रही थी, लेकिन आज से जो रैपिड किट है उससे जांच हो रही थी। मुख्य सचिव के सेल में 5 कर्मियों को पॉजिटिव पाया गया। वहीं जो वित्त विभाग है, वित्त विभाग के प्रधान सचिव हैं या फिर सचिव हैं, जो अन्य अधिकारी हैं, उन जगहों पे भी पॉजिटिव मरीज हैं वो मिल रहे हैं, कर्मी हैं वो मिल रहे हैं। सभी लोगों को सैंपल उठाया जा रहा है। एक तरीके से जो पुराना सचिवालय हो, विकास भवन हो या फिर विश्वेश्वरैया भवन हो, बिहार में जो सचिवालय के जो 3 अंग महत्वपूर्ण है, वहाँ पे हर विभाग में कर्मचारी पॉजिटिव मिल रहे हैं। ये काफी गंभीर संकेत हैं, क्योंकि सरकारी काम काज चलता रहा है, हर दिन चल रहा है। एक मैं उदाहरण बता रहा हूँ कि अभी कोरोना संक्रमण निकलने के बाद वित्त विभाग पूरा सील किया गया है, लेकिन जो वित्त के प्रधान सचिव हैं वो उस चैम्बर में बैठ के काम कर रहे हैं, क्योंकि वित्त विभाग एक ऐसा विभाग है, वहां से हर विभाग को पैसे जाते हैं, राशि जाती है। ऐसे में बंद करना बड़ा मुश्किल होता है। तो स्थिति समझ लीजिए अफसरों की कि किस तरीके से वो काम कर रहे हैं। सेल में बिल्कुल, और जिस तरीके से 33 कर्मचारियों का सैंपल लिया गया है, जब इनका सैंपल आएगा तो ये भी देखना होगा कि कौन कौन पॉजिटिव और कौन कौन नेगेटिव आता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए नवजीत।
और आपको बता दें कि बिहार में कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। सोमवार को 1116 नए मरीज मिले हैं। इसके साथ ही कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 17,421 हो गई है। वहीं कोरोना मरीजों की रिकवरी रेट भी बढ़िया है, यानी कि अच्छा है। आपको बता दें कि 70.97% रिकवरी रेट है। बहुत अच्छा रिकवरी रेट है। लोग बहुत जल्दी रिकवर कर रहे हैं। अभी तक कोरोना से 12,364 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, अपने घर जा चुके हैं। लगातार दूसरा दिन है कि बिहार में कोरोना के मरीजों की संख्या आपको बता दें कि 1000 पार की है। रविवार को 1266 संक्रमित मिले थे, तो वहीं सोमवार को 1116 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। सोमवार को पटना के 228 संदिग्धों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जबकि बेगूसराय के 79, जबकि भागलपुर के 78, मुजफ्फरपुर के 76, मुंगेर के 68 और गया के 65 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। बिहार में कोरोना से अभी तक 135 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बाद हालात बिगड़ते जा रहे हैं। कहने को तो स्वास्थ्य विभाग कोरोना से सारी और जारी लड़ाई में बड़ी तैयारी कर रखी है, तैयारियां पूरी हैं, लेकिन हकीकत क्या पटना एम्स में देखने को मिल गई है, जब गृह विभाग के रिटायर्ड अवर सचिव को आपको बता दें कि बेड भी नसीब नहीं हुआ। उधर दानापुर में कोरोना को विस्फोट हो चुका है। 20 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। हालात को इसी से समझा जा सकता है कि पटना जिले में 90 कंटेनमेंट जोन हो चुके हैं, जिनके अंदर 74,000 से ज्यादा की आबादी आती है। ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना से बिहार में बिगड़ रहे हैं हालात। एम्स के बाहर तड़पते रहे कोरोना मरीज। पटना में कंटेनमेंट जोन की संख्या 90 पहुंची। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बाद हालात बिगड़ते जा रहे हैं। इसका असर स्वास्थ्य सेवा पर पड़ा है। अब इन तस्वीरों को देखिए। पटना एम्स के बाहर की तस्वीरें हैं ये। कोरोना मरीज बेड के लिए तरस रहे हैं और जो मरीज हैं वो होम डिपार्टमेंट के अंडर सेक्रेटरी रह चुके हैं। उन्हें भी इलाज के लिए तरसना पड़ रहा है। मामला ये है कि बोले कि अंडर सेक्रेटरी है होम डिपार्टमेंट के, तो इनका ट्रीटमेंट कर दीजिए। कोविड-19 कहते कि हमने नहीं लेंगे, जगह नहीं है। कहाँ से आप आए हैं? हम जगदलपुर से आए हैं। एम्स के दरवाजे पर यह हाल है। पूर्व अधिकारी को इलाज के लिए जूझना पड़ रहा है, लेकिन एम्स को इसकी जानकारी तक ही नहीं है। बट ऐसा तो नहीं है कि एडमिशन नहीं हो। एक ही शर्त में नहीं हो सकता। अगर कोई सीरियस पेशेंट है, हमारे पास आईसीयू लिमिटेड है, आईसीयू की जरूरत है, सीरियस पेशेंट है, उस कंडीशन में हम उसको बोलते हैं कि कहीं और देख लें, क्योंकि आईसीयू के पेशेंट को हम कहीं भी एडमिट नहीं कर सकते और आईसीयू की कैपेसिटी लिमिटेड है अभी हमारी। तो वहीं बिहटा में कोरोना का विस्फोट हुआ है। अंतिम संस्कार में शामिल हुए 20 लोग कोरोना की जद में आ गए हैं। इसके बाद पूरे बिहटा को सील कर दिया गया है। हर मोहल्ले को सैनिटाइज किया जा रहा है। यानी कुल मिलाकर कहें तो कोरोना संक्रमण के बाद पूरे पटना जिले की स्थिति बिगड़ती जा रही है। अब इस बात को इससे समझिए कि पटना जिले में कंटेनमेंट जोन की संख्या लगातार बढ़ रही है। पटना जिले में कुल 90 कंटेनमेंट जोन है और इन कंटेनमेंट जोन में करीब 74,000 से ज्यादा की आबादी रहती है। पटना सदर में 34 कंटेनमेंट जोन है, तो पटना सिटी में 20 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। कुल मिलाकर 6,698 घर कंटेनमेंट जोन में आते हैं। इस बीच राहत की खबर यह आई है कि पटना एम्स में आज से कोरोना वैक्सीन का ट्रायल शुरू हो गया है। ह्यूमन ट्रायल के लिए 18 लोगों को सिलेक्ट किया गया है और इन लोगों को आज पटना एम्स बुलाया गया। शारीरिक जांच के बाद प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। हम लोग जो वॉलंटियर्स हैं, जो मतलब स्वेच्छा से उस ट्रायल में पार्टिसिपेट करना चाहेंगे, हम उनको इंक्लूड करेंगे। उनका कुछ प्राइमरी जांच होगी और जांच के बाद जो लोग फिट होंगे उनको फिर हम वैक्सीन देंगे। बिहार में दिन ब दिन हालात बिगड़ते जा रहे हैं और स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों पर भी सवाल उठने लगे हैं। इन बिगड़ते हालात को अभी नहीं कंट्रोल किया गया, आने वाले दिनों में स्थिति भयावह हो सकती है। दानापुर से इश्तियाक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और नेपाल में भारी बारिश होने की वजह से गंडक बैराज पर दबाव बन गया है। वाल्मीकि नगर में मौजूद गंडक बैराज से 3 लाख
3000 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया गया है, जिससे गंडक नदी उफान पर आ चुकी है। आपको बता दें कि गंडक का जलस्तर बढ़ने से निचले और दियारा वाले इलाके में तबाही मच गई है। गंडक बैराज के सभी 36 जो गेट हैं उन्हें खोल दिया गया है। इसी के साथ वाल्मीकि नगर के चकद हवा झंडू टोला में बाढ़ का पानी घुस गया है। इलाके की पूरी आबादी इससे प्रभावित हो गई है। बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने के लिए एसएसबी टीम रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है, तो वहीं बड़ी संख्या में लोग ऊंचे स्थानों पर शरण लिए हुए हैं। पहले आया था बिंटोली, वहाँ एसएसबी कैंप है, वहाँ बाढ़ आया था। तो हम लोग जो भी थे 2-4-5 आदमी मिलकर एसएसबी को मतलब सूचना दिए और एसएसबी और हम लोग मिलकर पूरा लोग को ऊंचे स्थान पर लेकर गए। और जो भी मतलब किसी के पास खाने का कुछ नहीं था तो हम और एसएसबी मिलकर दोनों आदमी मिलकर जो भी हम लोग से बन पड़ा उन लोग को दिए। और गोपालगंज में गंडक का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। जिले के निचले इलाके में बाढ़ का पानी फैल गया है। सदर प्रखंड के अलावा मांझागढ़, बरौली, सिद्धवलिया, बैकुंठपुर और कुचायकोट के 24 से ज्यादा गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। ये सभी गांव नदी किनारे बसे हुए हैं। आपको बता दें कि गोपालगंज के डीएम की माने तो गंडक नदी अभी खतरे के निशान से 38 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। डीएम के मुताबिक अभी जिले में बाढ़ का खतरा नहीं है। जो लोग तटबंध के अंदर रह रहे थे उन्हें राहत शिविर में लाया गया है। तो कल से इन लोगों ने वहाँ से जो लोग पानी घुस गया था जिनके घर में वहाँ से रेस्क्यू करके लाया। अभी 100 आदमी लगा है और अभी भी इतना तो और लोग हैं तो उनका आज भी 10 लोग लगाए हुए हैं। डीआरएफ को भेज रहे हैं। उन लोग को भी हम लोग रिक्वेस्ट करें कि लोग बाहर ही आते हैं, आना नहीं चाहते हैं लोग। पानी उनके घर में 1 फीट 1.5 फीट है, जैसे निकलना नहीं। फिर भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उन लोग को लें। तो नेपाल में बाढ़ और भूस्खलन ने काफी तबाही मचाई है। नेपाल में लगातार हो रही बारिश का सीधा असर मोतिहारी सहित उत्तर बिहार की नदियों पर भी दिख रहा है। नेपाल में 1.5 दर्जन मौत के साथ कई जिलों से 2 दर्जन लोगों के लापता होने की भी खबर है। पिछले 48 घंटे में नेपाल के विभिन्न जिलों में मानसून के कारण आई बाढ़ और भूस्खलन के चलते 1.5 दर्जन से अधिक लोगों की मौत हो गई है। नेपाल के कास्की, पोखरा, सरंगकोट, इसी के साथ हेमजन, लामजुंग और आपको बता दें कि 8 बिस्कोट में भूस्खलन हुआ है। भारी बारिश से बाढ़ और भूस्खलन के कारण नेपाल और चीन के बीच ततोपानी झांगमू बॉर्डर पॉइंट को जोड़ने वाली सड़क को भी नुकसान पहुंचा है। नेपाल के कोसी, गंडक, नारायणी सहित सभी नदियां यहां पर उफान पर है और नदी के तेज बहाव में नदी के आसपास के घर को साथ में बहा कर ली गई है। अभी भी नेपाल की पहाड़ी क्षेत्रों में रुक रुक कर भूस्खलन जारी है और नदियां इसकी वजह से उफान पर है, जिसका सीधा असर बिहार पर दिख रहा है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं नेपाल के। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर भूस्खलन हो रहा है, जिससे तबाही मची हुई है। लोग काफी परेशान हैं, डरे हुए हैं और इसी के साथ लगातार नेपाल में भारी बारिश भी हो रही है। तो नेपाल में लगातार हो रही बारिश के कारण परमान नदी पूरे उफान पर है। आपको बता दें कि परमान नदी अपने रौद्र रूप में आ चुकी है और नदी का पानी तेजी से फारबिसगंज के पूर्वी इलाकों में फैल रहा है। पानी के तेज रफ्तार के कारण कई इलाकों की ग्रामीण सड़कें पूरी तरीके से टूट चुकी हैं और दर्जनों पंचायत का सड़क मार्ग बंद हो चुका है। रौद्र रूप में आने के बाद जो परमान नदी का जलस्तर है वो काफी बढ़ गया है और परमान नदी से पानी निचले इलाकों में फैलने लगा है। काफी तेज गति से पानी निचले इलाकों में फैल रहा है। अब देख सकते हैं कि पानी की जो रफ्तार है वो काफी तेज है। नए नए इलाकों में पानी बढ़ रहा है, कई घरों को अपनी चपेट में ले चुका है। चारों तरफ जलमग्न हो चुकी है स्थिति। जो लोग हैं यहाँ पर, जो पूर्वी भाग में जो लोग रहते हैं, काफी डरे सहमे हुए हैं। क्या स्थिति है अभी इलाके? अभी यह स्थिति है कि हमारे यहाँ तटबंध नहीं रहने का कारण नेपाल का पानी जो आता है नदी में आने के बाद खमकोल, कोटी, रानीगंज, कमता, बलियाडी, ये एरिया पूरा जलमग्न रहता है। गैस का सुविधा से काम वो चला रहा है। किसी का यहाँ लॉकडाउन भी है। लॉकडाउन के कारण
और आदमी का स्थिति और खराब हो रहा है। तो इस इलाके के लोगों के लिए बाढ़ बिल्कुल नियति बन चुकी है। हर वर्ष बाढ़ यहाँ पर आता ही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ जो देखने को मिल रही है कि अभी तक एनडीआरएफ या एसडीआरएफ की टीम इस इलाके में नहीं आई है, जिसके कारण भी लोगों को काफी परेशानी हो रही है। कुमार नितेश, जी मीडिया, फॉरबिसगंज। और उत्तर बिहार में बाढ़ ने तबाही मचा रखी है, तो वहीं इस हालात पर सरकार भी नजर बनाए हुए है। कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने इसी सिलसिले में आपात बैठक बुलाई है। बैठक में 16 जिलों के जिला कृषि, पशुपालन और मत्स्य पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया है। कृषि मंत्री ने सभी अधिकारियों से हालात की जानकारी भी ली है और बाढ़ से फसलों के बचाव की तैयारी की समीक्षा की और साथ ही संबंधित अधिकारियों को कई जरूरी निर्देश भी दिए हैं। आप सभी पदाधिकारियों बहुत बेहतर प्रशंसनीय कार्य रह जा करके और आपने सावधानी बरतते हुए जा करके और आपने कृषि के क्षेत्र में पशुपालन विभाग, मत्स्य हमारा जो है, गब है, हॉर्टिकल्चर है, सब लोगों ने बहुत बेहतर तरीके से काम किया जा करके। तो भारी बारिश के बाद उत्तर बिहार की नदियां कहर बरपा रही हैं। मिथिलांचल और सीमांचल में कोसी, बागमती और कमला नदी रौद्र रूप में है। किनारे को छोड़कर गांव की ओर रुख करने लगी हैं और इन नदियों के रौद्र रूप से लोग दहशत में आ गए हैं। ये देखिए रिपोर्ट। सीमांचल, मिथिलांचल में बाढ़ का कहर। कोसी, कमला और बागमती का रौद्र रूप। दरभंगा, मधुबनी और सहरसा में तबाही। उत्तर बिहार की नदियां अपने रौद्र रूप में हैं। किनारे को छोड़कर गांव, शहरों की ओर रुख करने लगी हैं। दरभंगा के कुशेश्वर स्थान में कमला नदी ने तबाही मचा रखी है। नदी का पानी कई गांवों को अपनी जद में ले चुका है। 12 से ज्यादा गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट गया है। सीधे तौर पर 55,000 की आबादी बुरी तरह से प्रभावित हुई है। गांव में 3 से 4 फुट पानी भरा हुआ है और महिलाएं कमला और कोसी को शांत करने के लिए गीत गा रही हैं। अधिकारी को इससे बात हो गई है और ऐसे इन्होंने 3 नाव दिए हैं और मैंने कहा है कि जो भी नाव यहाँ पर दी गई है वो नाव की देखरेख की जाए कि वाकई में नाव चल रही कि नहीं चल रही है। तो मधुबनी में भी कमला और धौरी नदी ने किनारा छोड़ दिया है। खेतों को पार कर नदी का पानी सड़कों पर बह रहा है। दर्जनों गांवों का संपर्क जयनगर अनुमंडल से टूट गया है। वहीं सीमांचल में कोसी के साथ साथ महानंदा और परमान नदी ने कहर बरपा रखा है। बायसी अनुमंडल में तो महानंदा, परमान और कनकई नदी ने मिलकर गांव के किनारे के इलाके को अपने में समा लिया है। कटाव को रोकने के लिए जो काम किए गए थे वो सब पानी में डूब गए। जो परिजन विधायक है उनको भी काफी फोन किए, वो तो अब तक आए नहीं है। हमारे विधायक जी लुत्फुद्दीन साहब यहाँ आए हैं जायजा लेने के लिए और जैसे 8-10 घर यहाँ से प्लान करके रोड पर बैठा हुआ है अभी। वहीं सहरसा में कोसी की तेज धारा में एक नाव पलट गई। सलखुआ प्रखंड के बगईवा घाट पर यह हादसा हुआ। नाव पर लदे तकरीबन 90 बोरा मक्का समेत 2 बाइक नाव सहित कोसी नदी में समा गई। गनीमत ये रही कि नाव पर सवार सभी लोग सुरक्षित निकल गए। नदी बह रही थी, इस कारण से जो है नाव जो है पलट गए। नाव पलट गए तो यहाँ के आदमी, ग्रामीण लोग जो है हम लोग को जो है किसी तरह से जो है नदी से बाहर किए। उस पे जो है 2 मोटरसाइकिल थे वो जो है चले गए, डूब गए और 90-91 बोरी मकई थे वो जो है डूब गए। ये हाल सीमांचल और मिथिलांचल का है, जहां नदियों का कहर बड़ी आबादी पर टूटा है। आशंका जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में स्थिति और विकराल हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। प्रदेश में पिछले कई सालों से शराबबंदी जरूर है, लेकिन जब पुलिसकर्मी ही इस कानून की धज्जियां उड़ाने लगे तो सवाल उठना लाजमी है। रोहतास जिला के बिक्रमगंज थाना में पदस्थापित रामकरण राम जब शराब के नशे में चूर होकर एक शव का पोस्टमार्टम कराने सासाराम सदर अस्पताल पहुंचे तो उनके ड्रामे को देखकर सभी सख्ते में आ गए। जब उनसे शराब पीने के बारे में पूछा गया तो पत्रकारों और कैमरा पर्सन से ही गाली गलौज करने लगे। इतना नहीं, पूरी ताकत से मारने के लिए भी दौड़े और खुद जमीन पर गश खाकर गिर गए। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि कल बिक्रमगंज पुलिस ने 55 कार्टन अंग्रेजी शराब बरामद की थी और उन्हीं शराब में से ये पुलिसकर्मी कुछ बोतल गटक गया
और सुबह सुबह ड्यूटी बजाने वर्दी पहनकर सासाराम पहुंच गया। इतना ही नहीं, शराब के नशे में बयान भी दे रहा है। आप भी सुनिए और देखिए इनका बयान और इनकी बदतमीजी। वीडियो मत बना, ज्यादा तेज मत बन। सब पी करके लैस हो रहा है, वो नहीं वीडियो कर रहे हो। जाना जो उतना करना होगा, पावर दिखाना होगा दिखा देना, हम देख लेंगे तुम्हारा कितना पावर है। जिंदा नहीं रहूंगा, जिंदा धरती पर बता देते हैं तुमको। अरे जाओ ना। और चलिए बात कर लेते हैं दरभंगा की। दरभंगा में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। शराब निरोधक दस्ते ने सोमवार को मुकुंदी चौधरी हाई स्कूल में छापा मारा। छापेमारी में पुलिस को एक कमरे से 47.5 लीटर विदेशी शराब की 71 बोतलें मिली हैं। बताया जा रहा है कि दरभंगा एसएसपी को इस संबंध में गुप्त सूचना मिली थी, जिसके बाद सीआईटी को कार्रवाई का निर्देश दिया गया। कार्रवाई में पुलिस को एक कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने स्कूल के प्रभारी प्रिंसिपल और एक क्लर्क को पूछताछ के लिए थाने ले गई है। वहीं स्कूल के प्रभारी प्रिंसिपल ने बताया कि कोरोना महामारी के दौरान स्कूल के क्लासेस काफी समय से बंद है। कुछ दिनों तक स्कूल परिसर में सब्जी मंडी भी लगाई गई थी। जिस कमरे में पुलिस ने शराब जब्त की है, वो कमरा काफी समय से इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। बारिकपुर गांव है, जहां पूरे पंचायत के लोग चाट स्टेशन मार्केट करने के लिए जाते थे। अभी पूर्ण रूप से सचेरिंग बह जाने के कारण पूर्ण रूप से अभी वहां के लोग प्रभावित है। कोरोना काल में लॉकडाउन में कोई लोग आ जा नहीं रहा था। इस बीच में क्या हुआ, आज पुलिस का छापा पड़ा है, तो बंद रूम में प्रत्येक बिल्डिंग में डैमेज बिल्डिंग है, उसी में से जो है शराब का बरामद जो उसमें जो रिकवरी हुआ है। सीबीएसई के 12वीं बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट में पटना सेंट्रल स्कूल के बच्चों ने विज्ञान संकाय में 96.6% अंक लाकर सफलता का इतिहास रचा है। छात्रों के इस प्रदर्शन से एक और जहां उनके अभिभावक खुश हैं, तो पटना सेंट्रल स्कूल प्रबंधन भी अपने छात्रों के प्रदर्शन से उत्साहित है। हमारी बच्चियां, हमारे बच्चे जिस विभाग में जाना चाहें, उनकी पूरी की पूरी सुविधा स्कूल प्रशासन देने के लिए कटिबद्ध है। हम लोग पूरी तरह तैयार हैं। इस प्रतिकूल परिस्थिति में भी हम लोग इतना अच्छा काम करने के लिए कृत संकल्पित हैं। तो हम एक बार फिर अपने बच्चे और बच्चियों को बहुत बहुत कोटि से आशीर्वाद, धन्यवाद देते हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप बने रहिए हमारे साथ।